हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस और ये है केवीएस का सिलेबस। तो यहाँ पे देखो, ये चीज़ें मेंशन थी कि लेवल ऑफ ग्रेजुएशन तक ये क्वेश्चन पूछेंगे। अभी मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, अभी जो है क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, ये है एक यूनिट लाइफ प्रोसेस और यहाँ पे जो है एक तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद आपको दिख रहा होगा रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है और यही सेम चीज़ DSSSB में किस नाम से मेंशन है ये आपको दिखाती हूँ। यानी केवीएस के सिलेबस में रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन यूनिट को लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत दिया गया है। और यहाँ पे देखो, ये है हमारा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये है DSSSB का सिलेबस और यहाँ पे रेस्पिरेशन किस में दिया गया है? फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में। तो हमें इससे मतलब नहीं है, केवीएस में दिया गया लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत, DSSSB में रेस्पिरेशन दिया हुआ है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। अब देखो, जो DSSSB है ये शिफ्ट वाइज पेपर कराता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे पता हैं कि हाँ रेस्पिरेशन से क्या क्या है, बाद में उनको कलेक्ट करके ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं सबसे पहले आपको केवीएस के क्वेश्चन दिखाती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और केवल इस एक यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है केवीएस टीजीटी का। यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर टोटल वॉल्यूम अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो ये क्वेश्चन है हमारा केवीएस का और इसको हिंदी में भी पढ़ लो। अंतः श्वसन का वह पूर्ण आयतन जो एक व्यक्ति सामान्य निःश्वसन के बाद कर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे है एक्सपायरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टाइडल वॉल्यूम। तो ये हो गया एक क्वेश्चन रेस्पिरेशन से। दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन। यानी जो गैसियस एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का, वो किन किन चीज़ों के बीच में होता है? यहाँ पे मतलब मेम्ब्रेन की या लेयर्स की बात कर रहा है। तो है यहाँ पे इपीथीलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड इपीथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, इपीथीलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, इंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, इंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड इपीथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ये भी है हमारा रेस्पिरेशन से। अगर आपको मतलब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो जो है हमने केवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने आपको इसका डिटेल में सब कुछ कराया हुआ है। यहाँ पे बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक इस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो। अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ तीसरा क्वेश्चन। तो ये तो हो गया प्लांट रेस्पिरेशन का जो कि है ग्लाइकोलिसिस। तो यह है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी इसको आप चाहो तो इसमें काउंट करो या ना करो, केवल आप 2 ही काउंट कर लो या फिर इसको मिला के 3 काउंट कर लो। अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा, चाहे इसको तीसरा या चौथा बोल लो। क्या है? रेट ऑफ ब्रीदिंग। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस ऑब्टेन ऑक्सीजन इन डिजॉल्व स्टेट ऑफ वाटर। यानी यहाँ से हम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन DSSSB TGT में रेस्पिरेशन से पूछे गए थे। अब मैंने आपको ये क्वेश्चंस क्यों दिखाएं और मैंने आपको सिलेबस दोनों का क्यों दिखाया? देखो, सिलेबस जो है मैंने तो आपको केवल केवीएस और DSSSB का दिखाया, लेकिन इसके अलावा आप देखोगे NVS का सिलेबस तो वहाँ भी रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत दिया गया है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो हम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, चाहे हम बोलें ह्यूमन फिजियोलॉजी इसको बोल लो या फिर बोलो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री DSSSB के हिसाब से, या फिर बोलो लाइफ प्रोसेस, ये सारी चीज़ें सेम हैं। आप इसको अलग नहीं मान सकते हैं। और ये वीडियो जो मैं यहाँ पे आज आपको डिस्कस करने जा रही हूँ, ये आपको केवीएस में, NVS में, DSSSB में और EMRS का क्वेश्चन तो मैं नहीं लेके आई, लेकिन EMRS का फर्स्ट क्वेश्चन ही मुझे याद है कि वहाँ पे मतलब मैचिंग वाला पूछा गया था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू जो है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। मैं आपको उसका जो है, अगर मुझे मिलेगा, अगर किसी के पास पेपर हो EMRS का जो इस बार हुआ था तो भेज देना मेरे पास टेलीग्राम पे पर्सनली। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पहला ही क्वेश्चन रेस्पिरेशन से पूछा गया था।
यानी ये जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको जो सारी चीज़ें डिस्कस करवाऊंगी उससे बाहर आपको केवीएस या EMRS या DSSSB इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिक टू एडवांस, यानी एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर एकदम जो भी इसके टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे। और मैंने जो है ग्रेजुएशन का भी चेक कर लिया, जो भी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो आपका ये इंटर लेवल यानी मतलब NCERT तो पूरी कवर होगी, उसके अलावा ग्रेजुएशन में जो भी दिया है वो सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो चलिए अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट और ये लेक्चर। तो NCERT में ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नाम से मेंशन है ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते जाते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने इसके पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में क्या डिस्कस किया, डाइजेशन, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम जो है कई तरह की चीज़ें खाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें जो है खाते हैं। तो हमको क्या मिलती है खाने के बाद, एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी मिलती कहाँ से है, ये चीज़ हमने जो है डाइजेशन में डिस्कस नहीं किया था। हमने डाइजेशन में बस ये डिस्कस किया कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, किसके हेल्प से हो रहा है, कौन सी एंजाइम की मदद से हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। लेकिन अब हम देखेंगे कि मतलब उनसे हमको एनर्जी कैसे मिलती है। तो यहाँ पे देखो एनर्जी जो मिलती है वो हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पे देखो हमने सारी चीज़ें जो भी खाई, क्या क्या खाई, कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, फैट खाया, न्यूक्लिक एसिड खाया। तो इस तरह से मतलब हम जो है बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या फैट्स हो या न्यूक्लिक एसिड हो, इनके बीच मतलब इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है और इनके बीच में बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, बॉन्ड, यानी एक सिंपल सा अगर स्ट्रक्चर देखें हम इस तरह के, मतलब उनके बीच में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन होगा और उनके बीच में कुछ कुछ क्या होंगे, बॉन्ड होंगे। तो हमने जो भी खाया चाहे वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये डाइजेस्ट हो गए तो ये जाएंगे हमारे कहाँ पे, ब्लड कैपिलरी में, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। तो हम क्या करते हैं, बाहर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अपने नाक के थ्रू, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के अंदर जाता है और यहाँ पे कई सारे प्रोसेस चलते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस चलेगा। फिर उसके बाद मतलब ये पूरा एक अलग सेपरेट वो है, जैसे हम पढ़ते हैं इसको सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से, जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ETS के थ्रू क्या होता है, लास्ट में यहाँ पे हमको मतलब एनर्जी मिलती है। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे नहीं फोकस है कि मतलब हमको किस तरह से ये जो है बॉन्ड टूट रहे हैं, किस तरह से एनर्जी मिल रही, ये अभी हमको नहीं पढ़ना है। ये हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में, यानी ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, ये सारी चीज़ें एक अलग यूनिट है, तो उसको हम वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये मतलब एक आपको आइडिया लगा होगा कि हमने जो कुछ भी खाया उसका जो भी डाइजेशन हुआ, वो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो उसके हेल्प से, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ETS हो गया, ये सारी चीज़ें चलती हैं और फिर लास्ट में एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग यूनिट में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन और देखते हैं जो रेस्पिरेशन होता है वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पे। तो रेस्पिरेशन जो है वो डिपेंड करता है एक तो हैबिटेट पे, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रह रहा है, या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो सेलुलर हैं या फिर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन बातों पे, और हैबिटेट यानी वो कहाँ पे रह रहे हैं, इन दो बातों पे क्या डिपेंड करता है हमारा रेस्पिरेशन, यानी कौन सा जीव किस तरह का रेस्पिरेशन करेगा, ये जो है उसके हैबिटेट पे एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग। तो यहाँ पे हमने देखा जो भी चीज़ें हैं वो मतलब जो भी रेस्पिरेशन है वो एनिमल के या तो हैबिट पे डिपेंड करता है या तो हैबिटेट पे। तो अब देखो जो फ्रॉग होता है वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, यानी ये जो है एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। यानी जो फ्रॉग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन, क्योंकि ये दोनों जगहों पर रहते हैं।
तो जो फ्रॉग होता है इनमें स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकता है। जब वो पानी में रहते हैं तो स्किन के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। और जब वो टेरेस्ट्रियल पर यानी ज़मीन पर या धरती पर रहते हैं तो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, बकल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं और लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो फ्रॉग होता है उनमें कई सारे ऑर्गन हैं, यानी कि स्किन के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू, लंग्स के थ्रू, यानी जो इनका हैबिटेट है, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं, तो इस वजह से जो इनका हैबिटेट है वो अलग अलग है। इस वजह से यहाँ पे जो है रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग चीज़ें यूज हो रही हैं। अब आगे देखो क्या है, जो वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन, वो सारी चीज़ें हम जो है एनिमल डाइवर्सिटी में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए देखो जो वर्टिब्रेट होते हैं उसके अंतर्गत फिश हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया और मैमल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो फिश होते हैं क्योंकि ये पानी में रहते हैं, इस वजह से इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। लेकिन जो वर्टिब्रेट होते हैं जैसे कि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स, इनमें क्या होता है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है। फिश को छोड़ के जितने भी वर्टिब्रेट हैं इनमें होता है लंग्स के थ्रू। लेकिन हमने आपको बताया जो एम्फीबियन है यानी जो फ्रॉग है उनका हैबिटेट चेंज होता रहता है, कभी पानी में कभी धरती पर। तो क्या होता है, इनमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि स्किन भी हो गया और बकल कैविटी हो गया, लंग्स हो गया, ये इन सभी चीज़ों के द्वारा रेस्पायर करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉकरोच की। किसकी? कॉकरोच की। तो देखो जो कॉकरोच होता है ये एक इंसेक्ट होता है। क्या होता है? इंसेक्ट। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू। किसके थ्रू? ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू। इनमें इस तरह से छोटे छोटे क्या होता है, स्पाइरेकल, यानी जो ये ट्रैकियल ट्यूब है इनमें प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। अब देखो अभी जो मैंने आपको बताया जो EMRS का क्वेश्चन था वहाँ पे ये पूछा गया था, जैसे मान लो इधर दे दिया ऑर्गेनिज्म और इधर दे दिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब इधर एनिमल्स के नाम दे दिए, जैसे कि फिश दे दिया, मैमल दे दिया, फिर यहाँ पे एम्फीबियन दे दिया और मान लो यहाँ पे स्पॉन्ज दे दिया यानी कि पोरीफेरा। फिर इधर लिख दिया कि इनमें जो है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू या फिर लंग्स के थ्रू या गिल्स के थ्रू या स्किन के थ्रू, इस तरह से मतलब दे दिया। फिर आपसे ये पूछा गया था कि ये मतलब कौन किससे रेस्पायर करता है, इस तरह से आपको यहाँ पे मैच करना था, यानी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस वजह से आपको ये पता होना जरूरी है कि जो कॉकरोच होते हैं इनमें ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, चाहे वो कॉकरोच बोले या फिर इंसेक्ट, तो इनमें होता है ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू। लेकिन जो फ्रॉग है उनमें जो है चेंज होता रहता है, जो फिश है उसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, जो ह्यूमन है इनमें लंग्स के थ्रू होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थ, तो मैंने देखो हम जो है इसको एनिमल डाइवर्सिटी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पोरीफेरा क्या है, सिलेंट्रेटा क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ क्या है, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनके एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें हमको एनिमल डाइवर्सिटी में करनी है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जो पोरीफेरा होते हैं, सिलेंट्रेटा होते हैं और प्लेटीहेल्मिन्थ होते हैं, इनमें क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है यानी जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लो ये इनका बॉडी सरफेस है तो इसी के थ्रू ये जो है रेस्पिरेशन कर लेंगे, क्योंकि इनमें किसी भी तरह का कोई ऑर्गन सिस्टम ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये जो है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपने बॉडी सरफेस से ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जो पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थ है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किसके थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। और हमने ये देखा जो रेस्पिरेशन होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, या तो उनका हैबिटेट कैसा है या फिर उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो ये जो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ है, अभी मैंने आपको बताया भी जो पोरीफेरा होता है यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये जो सिलेंट्रेटा होता है इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ में ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यानी इनको जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, इनमें जो है जो गैसेस एक्सचेंज है वो होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो आपको अभी तक बस ये याद रखना है किसमें किसके थ्रू डिफ्यूजन होता है, या फिर डिफ्यूजन नहीं, रेस्पिरेशन, यानी किसमें किसके थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। बस इतना सा याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है या तो सिंपली ऐसे पूछेंगे कि
जैसे कि फ्रॉग में दे दिए कि किस तरह का होता है, तो फ्रॉग में हो सकता है वो मतलब लंग्स, स्किन इस तरह से देंगे तो वहाँ पे ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि वो सबके थ्रू करते हैं। लेकिन अगर दे दिया कि बताइए सिलेंटेरा में या फिर स्पॉन्ज में यानी पोरीफेरा में, तो आपको याद रखना पड़ेगा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। या फिर पूछ लेंगे जो इंसेक्ट होते हैं वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, तो आपको याद रखना होगा ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। मैमल्स में सबको पता है लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। अब देखो जो अर्थवॉर्म होता है वो जो है स्किन के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। इनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है, जैसे ये हो गया हमारा अर्थवॉर्म, तो ये क्या करते हैं अपने इस बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं अपने स्किन के थ्रू। तो देखो यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रहा है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको क्या बताया है कि जो क्यूट वर्ड होता है, जो क्यूट वर्ड होता है ये यूज किया जाता है किसके लिए, स्किन के लिए। किसके लिए, स्किन के लिए। जब भी कहीं पे ये क्यूट वर्ड आए तो याद रखना है वो कहीं ना कहीं स्किन से बिलोंग्स करता है। तो अब देखो क्यूटेनियस जब जो है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो है किस तरह का रेस्पिरेशन है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। जब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इस तरह से मतलब अलग अलग जो भी मतलब किसके थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं, स्किन के थ्रू या लंग्स के थ्रू या गिल्स के थ्रू, तो उनके लिए अलग अलग टर्म यूज होते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया अर्थ में किसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो आपको ये तो पता है स्किन के थ्रू, लेकिन वो स्किन ना दे के क्या दे देंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, इस तरह से दे सकते हैं। तो याद रखना स्किन के थ्रू होता है अर्थवॉर्म में और इसी के लिए टर्म यूज किया जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी तक तो हमने बस यही देखा कि जो रेस्पिरेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो हैबिटेट, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे बात करें फ्रॉग की, तो यहाँ पे स्किन के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। बात करें वर्टिब्रेट में तो फिश में होता है गिल्स के थ्रू, बाकी एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स में होता है लंग्स के थ्रू। कॉकरोच यानी इंसेक्ट में होता है ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। जो अर्थवॉर्म होता है इसमें होता है मॉइस्ट स्किन के थ्रू। बस इतना सा आपको जो है पता होना चाहिए। बाकी की चीज़ें मतलब जो है हम एनिमल डाइवर्सिटी में डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ और भी यहाँ से होगा तो। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं प्रेशर की। अब ये प्रेशर समझना आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आगे आप जो है गैसियस एक्सचेंज वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अब देखो जब हम बात करते हैं प्रेशर की, तो जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वही होता है हमारा प्रेशर, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, किसकी, एटमॉस्फेरिक की, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये जो आपको परसेंटेज दिख रहे हैं गैसेस के, CO2, O2, N2, ये ऑलरेडी DSSSB के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं कि मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में CO2 का कितना परसेंटेज होता है। तो याद रखना 0.03%। तो अभी आपको क्या याद रखना है प्रेशर से रिलेटेड, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें जो गैसेस होती हैं, जिसमें से क्या है, एक है हमारा नाइट्रोजन गैस। उसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस होता है वो एटमॉस्फेयर में 78% होता है। कितना होता है, 78% नाइट्रोजन गैस होता है। और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो 21% होता है। अगर बात करें CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये 0.03% होते हैं, बाकी के अदर गैसेस होते हैं। तो याद रखना एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। ये ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इतना आपको समझ आया होगा। यहाँ से समझना क्या है, बस याद होना चाहिए कि कौन कौन सी गैसेस कितनी अमाउंट में हैं। अब देखो क्या है, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन स्पेसिफिक एरिया इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेस इन स्पेसिफिक एरिया। क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, फोर्स ड्यू टू मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेस इन स्पेसिफिक एरिया। तो बस वहाँ पे एटमॉस्फेयर के जो भी गैसेस हैं वो जितना पर एरिया पे फोर्स लगा रही है वो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कौन कौन सी गैसेस हैं, तो इनके जो है परसेंटेज आपको याद होने चाहिए। तो ये सब गैसेस मिलकर यहाँ पे कितना फोर्स लगा रही हैं, ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
आगे देखते हैं यहाँ से। तो ये देखो क्या है, ये हो गया नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। अब यहाँ पे मान लो ये जो है जो भी है दाब मापी यानी बैरोमीटर लगाया गया। तो अब ये जो गैसेस हैं, ये जो गैसेस हैं, तो देखो यहाँ पे क्या कर रही हैं, क्या लगा रही हैं, प्रेशर लगा रही हैं। तो ये जो गैसेस यानी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ये जो दबाव लगाती हैं, जो प्रेशर लगाती हैं, वो कितना होता है, तो वो होता है 760 mm ऑफ Hg यानी मरकरी, 760 mm ऑफ Hg। इसको जो है आप याद रखेंगे। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितने फोर्स लगाते हैं यानी कितना प्रेशर लगाते हैं, 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। अब देखो, जैसे मान लो 100% एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, क्या है, 100% एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं यहाँ पे। तो इसमें से 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की, तो 100% में 760 mm ऑफ Hg है, तो 78% में क्या हो जाएगा, 78 इंटू 760 अपॉन 100, यानी यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 590 mm ऑफ Hg। क्या हो जाएगा, 590 mm ऑफ Hg। अगर ये आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी के दो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो है आगे यूज होंगे कहाँ पे, गैसियस एक्सचेंज में। तो अभी तो हम जो है क्या डिस्कस कर रहे हैं, इनका एक ओवरव्यू यानी एक हम जो है इंट्रोडक्शन की तरह इसको यूज कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें इस चैप्टर में यूज होनी है वो हमको मतलब पहले से समझना होगा। क्योंकि जब ये टर्म आएगा पार्शियल प्रेशर ये सब, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये है क्या, पहले से पता होनी चाहिए। तो अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो 100% में क्या है, 760 mm ऑफ Hg प्रेशर लग रहा, तो 21% में कितना लगेगा, 21 इंटू 760 बाई 100 क्या हो जाएगा, 159 mm ऑफ Hg। तो वो जो है डायरेक्टली आपसे यही पूछ लेंगे कि बताइए जो ऑक्सीजन होता है वो एटमॉस्फेरिक उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है। डायरेक्ट ये पूछेंगे कि जो ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 159 mm ऑफ Hg। क्या हो जाएगा, 159 mm ऑफ Hg। क्या हो जाएगा, 159 mm ऑफ Hg। यानी ये तो मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ कि किस तरह से आता है, लेकिन ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है, 159 mm ऑफ Hg। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करें तो 100% में 760 mm ऑफ Hg, तो 0.03% में इसको जब कैलकुलेट करोगे 0.03 इंटू 760 अपॉन 100 तो कितना आ जाएगा, 0.29, और इसी को अप्रोक्सीमेट कर दोगे कितना आएगा, 0.3 mm ऑफ Hg। तो टोटल जो प्रेशर होता है ड्यू टू 100% कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg, और उसमें से जो नाइट्रोजन होता है 78%, तो उसका कितना हो जाएगा, 590 mm ऑफ Hg। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mm ऑफ Hg। अब इसको देखो पार्शियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टोटल तो 760 होता है, उसमें से जब कुछ का निकालोगे यानी पार्शियल यानी उसका थोड़ा सा भाग, यानी जैसे हम नाइट्रोजन का देख रहे हैं, ऑक्सीजन का देख रहे हैं, CO2 का देख रहे हैं, तो उसका एक पार्ट ले रहे हैं, इस वजह से बोले पार्शियल प्रेशर। तो इसको जो है आपको याद होना चाहिए, जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर 159 mm ऑफ Hg, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो है 0.3 mm ऑफ Hg। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। जो गैसेस का कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा पार्शियल प्रेशर के टर्म में मेजर किया जाता है। गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। हो सकता है आप इस लाइन को बहुत ही कम जज कर रहे होंगे, लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा हुआ है कि जो गैसेस होती हैं वो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। अब यहीं से आपको जो आगे के गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो भी समझ आएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन यानी सांस लेना सांस छोड़ना, इसमें जो है सबसे ज़्यादा ये जो है ये पॉइंट आपको समझने में हेल्प करेगा। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि जो गैसेस होते हैं वो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो
जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो है 100, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो गया 40, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 60 का, और यहाँ पे क्या है 160, ये है 140, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंस कितना आएगा 120 का। तो स्पीड ऑफ गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, बी का ग्रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी का ग्रेटर हो जाएगा। जहाँ पे मतलब इसका डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का स्पीड ज़्यादा होगा। अब देखो स्पीड ऑफ गैसेस डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर और डिफरेंस और ग्रेडियंट। क्या है, स्पीड ऑफ गैसेस एक्सचेंज डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर डिफरेंस और ग्रेडियंट। जो स्पीड ऑफ गैसेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पे, यानी किस में जो है पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा है। जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे क्या है, गैसेस स्पीड जो है गैसेस एक्सचेंज की वो भी क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो क्या है, आपको एक इक्वेशन पता होगा PV इक्वल टू NRT। क्या होता है, PV इक्वल टू NRT, ये जो है हम जो है 7वीं 8वीं क्लास से ही पढ़ते चले आते हैं। तो यहाँ पे N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, जो R होता है ये कांस्टेंट होता है, T जो होता है वो टेम्परेचर होता है। तो एट रूम टेम्परेचर NRT यानी नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे क्या है R को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, और T फॉर टेम्परेचर, ये क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पे कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यानी यहाँ पे हमको इनकी बातें नहीं करनी, हमको बस यहाँ से प्रेशर और वॉल्यूम ये दो चीज़ों की बातें करनी है। तो अब देखो यहाँ पे जब NRT कांस्टेंट हो गया यानी PV इक्वल क्या हो गया NRT। अगर अभी आपको ये थोड़ा बोरिंग लग रहा कोई बात नहीं, पर समझते जाओ, ये जो है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। ये क्या करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। आप जो है डायरेक्ट चीज़ों को पढ़ लोगे, मान लो रट लोगे, तो वो कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो कभी नहीं भूलेंगी। तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया कांस्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1/V। कांस्टेंट में कुछ भी मान सकते हो, मान लो अगर हम इसको 1 मान लेते हैं तो P इक्वल टू 1/V या फिर V इक्वल टू 1/P। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर और वॉल्यूम होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो गया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी वॉल्यूम, जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे समझो, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना है 159। क्या है 159, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है 0.03। तो अब यहाँ पे देखो क्या है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है, 159 है। जबकि हमारे लंग्स में क्या होता है, उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है 104। तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हमने अभी क्या देखा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ 159 है, यहाँ 104 है, तो ये जो है हमारे भीतर जाएंगे। क्या करेंगे, भीतर जाएंगे, यानी हम क्या करेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ये तो अभी हम बाद में पढ़ेंगे ही, अभी बस जो समझाना चाह रही हूँ वो समझो। जैसे मान लो जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोई स्पेस नहीं दिख रहा, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिख रहा, लेकिन जब ये जो है क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ना। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। क्या आएगा, स्पेस। स्पेस आ गया, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हो गया, प्रेशर घट गया। क्या हो गया, प्रेशर घट गया। यानी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। अभी हमने देखा जो प्रेशर होते हैं वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम घटा, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा, इस तरह से होगा। तो जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर डिक्रीज होता है। सॉरी। तो अब यहाँ पे देखो जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है प्रेशर डिक्रीज होता है। तो प्रेशर डिक्रीज कब होता है और वॉल्यूम इंक्रीज कब होता है,
अगर यहाँ पे क्या हो जाए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा जो डायफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। या फिर एक्सपेंशन ऑफ रिब केज, रिब केज क्या है अभी आगे देखते हैं। तो अगर जो है रिब केज जब बढ़ेगा, जैसे आप अपने चेस्ट पे हाथ रखो और सांस को अंदर खींचो, अपने चेस्ट पे हाथ रखो और सांस को अंदर खींचो और फील करो क्या हो रहा है। अब आपने देखा होगा जो आपको ऐसा फील हुआ होगा कि मतलब कुछ बाहर की तरफ उठा, यानी यहाँ पे जो लंग्स की हड्डियाँ आपको मजबूत हो जो फील हो रही होंगी, जो बोन्स की हड्डियाँ वो क्या हुई, वो ऊपर की तरफ उठी, यानी अंदर में क्या बना, स्पेस बन गया, अंदर में स्पेस बन गया। लेकिन अगर आप जबरदस्ती जो है इसको दबाने की कोशिश करो, जैसे अंदर से जो है हवा को बाहर लाओ, एक्सपायरेशन करो, तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ दबेंगी, यानी अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, कम हो गया। तो हमको ये समझना है कि अंदर के वॉल्यूम को कैसे बढ़ाया जाए और प्रेशर को घटाया जाए। जब प्रेशर कम होगा तभी जो है बाहर से जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर जाएगी। तो क्या है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे हम तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे कैसे, या तो हम डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन करवा दें या फिर हम जो है एक्सपेंशन ऑफ रिब केज करवा दें। तो अब देखो, डिक्रीज इन प्रेशर इंड्यूज इंस्पायरेशन, जब जो है प्रेशर में क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या लिखा है, डिक्रीज इन प्रेशर इंड्यूज इंस्पायरेशन, और इसको हम बोलते हैं निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं, निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, अभी आपने देखा था मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिखवाए हैं और ये यहाँ पे सारा कवर हो जाएगा। तो आपसे जो है स्टेटमेंट और रीजन वाइज क्वेश्चन भी, यानी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी पूछे थे। तो यहाँ से पूछ सकता है कि जो मतलब इंस्पायरेशन किस तरह से इंड्यूज होता है। तो याद रखना, जब प्रेशर डिक्रीज होता है, यानी डिक्रीज इन प्रेशर इंड्यूज इंस्पायरेशन, जब प्रेशर जो है डिक्रीज होगा तब इंस्पायरेशन होगा, यानी जो डिक्रीज इन प्रेशर है वही इंड्यूज कर रहा, उत्तेजित कर रहा है इंस्पायरेशन को, और इसी को बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। अब आगे देखो, यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये जो इस तरह से आपको दिख रहा है, यही है हमारा रिब केज, यही है हमारा रिब केज। ये जो है आपने देखा भी होगा अपनी बॉडी पे इस तरह से, मतलब जो बहुत दुबले पतले लोग होते हैं उनकी इस तरह से ये रिब केज ऐसे ऊपर से ही दिखती हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो अब देखो ये जो रिब केज है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया, यानी पीछे की तरफ में आपको पता होगा क्या होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हो गया हमारा वर्टिब्रल कॉलम। क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोल रहे हैं, क्या है, रीढ़ की हड्डी पीछे की साइड। और क्या होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसी से जाके हमारी रिब्स जो है वो अटैच होती है। ये रिब्स जो है वो पीछे जाके किससे अटैच होती है, वर्टिब्रल कॉलम से। किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। और ये जो रिब्स आगे जिससे अटैच हो रही हैं ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या है, स्टर्नम। तो जो रिब्स हैं वो आगे किससे अटैच हो रही हैं, स्टर्नम से। पीछे किससे अटैच हो रही हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। तो हमारे बैक साइड पे यानी डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रल साइड पे आगे की साइड पे स्टर्नम। आप जो है स्टर्नम को अपने दोनों चेस्ट के बीच में जो है ऐसे फील कर सकते हो दबा के। आप देखोगे जो आपको ये फ्लैट सी जो बोन दिख रही, ये मतलब फील हो रही होगी, वो होगा क्या, स्टर्नम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो रिब केज है वो आगे यानी वेंट्रली किससे अटैच हो रही है, स्टर्नम से, और पोस्टीरियरली किससे अटैच हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम से। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जो 7 रिब केज होती हैं, 7 पेयर, क्योंकि 7 इधर 7 इधर, तो जो 7 पेयर रिब केज होती हैं वो डायरेक्ट किससे अटैच होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। तो ये जो है आगे से स्टर्नम से, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो रही। इस वजह से इसका नाम हम क्या देते हैं, ये जो रिब केज है, यानी ये जो रिब केज है इसका क्या नाम दे रहे हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या बोल रहे हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, क्योंकि पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और आगे स्टर्नम से, तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। अब देखो यहाँ पे ये 7 पेयर तो डायरेक्ट आगे पीछे दोनों तरह से अटैच हो रही हैं, और 1 2 3 ये तीनों आप देखने की कोशिश करो, 1 2 3
यहाँ पे ये देखो, यहाँ ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्या करती हैं, इससे इनडायरेक्टली अटैच हो रही हैं, यानी डायरेक्ट जो है ये स्टर्नम से अटैच नहीं हो रही हैं। क्या हो रही हैं, ये डायरेक्ट आगे स्टर्नम से अटैच नहीं हो रही हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो है कार्टिलेज से अटैच हो रही हैं। और ये कितनी है, 3 पेयर, यानी 7 पेयर रिब्स तो डायरेक्ट जो है वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से अटैच हो रही हैं। लेकिन 3 पेयर रिब्स जो होती हैं वो कार्टिलेज से अटैच हो जाती हैं, स्टर्नम से नहीं होती। तो इसका नाम हम क्या देते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। क्या है, जब आगे स्टर्नम था, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, तो क्या था, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। लेकिन अब क्या है, पीछे वर्टिब्रल और आगे कार्टिलेज, तो क्या बोलेंगे, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। क्या हो गया, एक हो गया वर्टिब्रोस्टर्नल, एक हो गया वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। तो देखो, जब वर्टिब्रल स्टर्नम था तो क्या हो गया, वर्टिब्रोस्टर्नल, और जब वर्टिब्रल कॉलम और कार्टिलेज था तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। तो जो वर्टिब्रोस्टर्नल है वो होती हैं 7 पेयर, और जो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल है वो होती हैं 3 पेयर्स। तो ये दोनों आपको समझ आया होगा। अब आगे देखो, एक है हमारा ये, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 पेयर। जो 2 पेयर रिब्स होती हैं ये देखो किसी से अटैच नहीं हो रही हैं। तो ये जो है पीछे तो सारी ही वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होंगी, लेकिन आगे किसी से अटैच हो रही हैं, उस बेस पे इनका नाम दिया गया। तो ये जो है आगे अटैच हो रही हैं, मतलब ये जो है आगे अटैच हो ही नहीं रही, ये जो है फ्लोट कर रही हैं, ऐसे ही फ्लोट कर रही हैं, किसी से अटैच नहीं है। इस वजह से इनका नाम दे देते हैं वर्टिब्रल रिब्स या फिर फ्लोटिंग रिब्स। आगे तो किसी से अटैच है नहीं, केवल वर्टिब्रल कॉलम से पीछे से अटैच हैं, तो क्या बोल देंगे, वर्टिब्रल रिब्स या फिर फ्लोटिंग रिब्स, वर्टिब्रल रिब्स या फिर फ्लोटिंग रिब्स। तो इस बेस पे इनका नाम दिया गया। ये जो है यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, अदरवाइज ये जो है बोन क्या था हमारा, लोकोमोशन, वहाँ का ये टॉपिक है। लेकिन अभी आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो, ये जो रिब्स होते हैं इनके बीच में कुछ मसल्स होती हैं। क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। ये जो दोनों रिब्स होते हैं, मतलब जो सारे रिब्स होते हैं, यहाँ पे मैंने केवल एक ही में दिखा दी। जैसे देखो, यहाँ भी होंगे मसल्स, यहाँ भी होंगी, यानी जितने भी रिब्स हैं उन सबके बीच में क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। तो ये जो मसल्स होती हैं तो क्या है, ये दोनों कार्टिलेज के बीच में है, दोनों रिब्स के बीच, सॉरी कार्टिलेज नहीं, रिब्स, ये जो है रिब्स के बीच में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो पिंजड़े नुमा आपको दिख रहा है, थोरैसिस केज इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोरैसिस केज। तो थोरैसिस केज में हमारा लंग्स जो है वो क्या होता है, सिचुएटेड होता है। यानी ये जो अभी हमने यहाँ पे देखा, इसके अंदर यहाँ पे हमारा लंग्स इसके भीतर होता है। अब यहाँ ऐसे तो दिखा नहीं सकते हैं 3D रूप में, पर आप जो है देखो इसके भीतर, ये आपको एक केज नुमा, एक पिंजरा नुमा दिख रहा होगा, इसके भीतर हमारा लंग्स होता है ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। तो याद रखना, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम है, आगे से स्टर्नम है, और लेटरल साइड में क्या है, रिब्स है जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। और ये देखो साइड से ऐसे इसका व्यू दिखाया गया है, मतलब थोड़ा ये जो मतलब इनका नंबर T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12। तो इसमें से 7 पेयर क्या हो गई, वर्टिब्रोस्टर्नल, 3 पेयर क्या हो गई, कार्टिलेज, और 2 पेयर क्या हो गई, फ्लोटिंग। अब यहाँ पे देखो क्या है, गैसियस एक्सचेंज इन फिश एंड मोलस्क। तो ये तो हमने देख ही लिया कि मतलब जो फिश होते हैं इनमें गिल्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन होता है। इसके साथ ही याद रख लो, मोलस्क का जो होता है इनमें भी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और जब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है ब्रैंकियल, यानी ब्रैंकियल वर्ड किससे रिलेटेड है, गिल्स से। क्यूटेनियस वर्ड किससे रिलेटेड है, स्किन से। पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है, लंग्स से। तो इस तरह से आप जो है याद रखेंगे। अब देखो क्या है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा रिब्स। क्या हो गया, रिब्स। तो अब देखो क्या होता है, जैसे जब ये इस तरह से थे ऐसे, तो अब देखो अभी यहाँ पे इतनी सी जगह है, केवल इतनी सी जगह है ऐसे, यहाँ पे वॉल्यूम बस इतना है। लेकिन जब ये ऊपर उठ जाएंगी इस तरह से, तो अब देखो इनके बीच में इतना जगह आ गया, यानी जो जगह यहाँ पे थोड़ा सा था अब वो यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी जगह ज़्यादा हो गया का मतलब क्या हो गया, इनका वॉल्यूम बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द मसल्स विच मूव रिब्स एक्सटर्नली, ऐसे मसल्स
जो कि इस रिब्स को ऊपर उठने पर यानी बाहर की तरफ मूव करने पर क्या करते हैं, मतलब ऐसे मसल्स जो कि रिब्स को बाहर मूव करने में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। जो रिब्स के बीच में मसल्स थी उनका नाम क्या था, इंटरकॉस्टल मसल। क्या नाम था, इंटरकॉस्टल मसल। लेकिन अब जो इनको बाहर की तरफ उठने में यानी बाहर की तरफ मूव करने में हेल्प करेंगी उनका नाम हो जाएगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और जो इनको अंदर की तरफ, जैसे मान लो अगर इसी को हमको अब अंदर की तरफ मूव कराना है यानी एक्सपायरेशन करना है, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब जो है हम बोलेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो याद रखना जो इंटरकॉस्टल मसल होती है दोनों रिब्स के बीच में, वो या तो इनको बाहर की तरफ मूव करवा सकती हैं या फिर अंदर की तरफ। तो जब बाहर की तरफ मूव करवाना होगा तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हेल्प करेगी, और जब अंदर की तरफ मूव कराना होगा तो यहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल हेल्प करेगी। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या करती है, कॉज इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसके वजह से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घट जाएगा तो तुरंत एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर चला आएगा, यानी एयर। यानी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो इंस्पायरेटरी मसल्स में, मतलब इंस्पायरेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है वो जो है एक्सपायरेशन में हेल्प करती है। तो इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में कौन किस में हेल्प करता है। तो अब देखो, जैसे मान लो ये पहले अब बाहर की तरफ था, तो अब इसको अंदर की साइड लेके आना है, इस तरह से अंदर की साइड लाना है। तो क्या होगा, मसल्स विच इज इन्वॉल्व इन इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होगी, अब यहाँ पे ये इसको अंदर की साइड ला रही, क्या कर रही है, अंदर की साइड। तो जब यहाँ पे यहाँ इतना सारा वॉल्यूम था, अब देखो जब अंदर आ गई तो इनके बीच में बस थोड़ा सा स्पेस बचा, नहीं तो इतना सारा स्पेस था। तो स्पेस कम हो गया यानी वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घट गया यानी प्रेशर बढ़ गया। और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमने क्या देखा, जो प्रेशर है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाता है। तो जब हमारे लंग्स में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया तो बाहर की साइड जाएगा, यानी क्या होगा, एक्सपायरेशन। तो देखो कॉज डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम यानी इंक्रीज इन प्रेशर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एयर आउट, यानी क्या होगा, एक्सपायरेट, यहाँ पे क्या होगा, एक्सपायरेशन। यानी हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल को क्या बोल सकते हैं, एक्सपायरेटरी मसल बोल सकते हैं, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को क्या बोल सकते हैं, इंस्पायरेटरी मसल्स बोल सकते हैं। यानी दोनों का अपोजिट लग रहा, लेकिन क्यों ये इनका नाम इस तरह से है आपको समझ आ गया होगा इस डायग्राम के थ्रू। तो ये तो अगर आपको ये मसल्स और ये प्रेशर ये सब समझ आ गया तो सोच लो आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है। अब यहाँ पे इस तरह से देख लो, जो स्टर्नम था जैसे एक हैंड पंप होता है, इस तरह से जैसे सरकारी नल आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी देखो यहाँ पे इनका जो वॉल्यूम है ये इतना थोड़ा सा है, लेकिन जब आप इसको उठा दो ऊपर, क्या उठा दो ऊपर, तो यहाँ पे देखो इतना इनका वॉल्यूम हो गया, जो पहले थोड़ा सा था अब वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ स्टर्नम है जब वो ऊपर की साइड होता है तो क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है तो हवा जो है बाहर से अंदर आ गई यानी इंस्पायरेशन होगा। तो क्या होता है, मसल्स विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्टर्नम, उसको क्या बोलते हैं, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड। क्या बोलते हैं, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो यहाँ पे ये हमारा हुआ क्या, मसल्स विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्टर्नम क्या बोलते हैं, स्टेर्नोक्लीडोइड। तो अभी तो हमने जो है बिल्कुल जनरल से पॉइंट डिस्कस किए हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन होता है वो हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। और फिर हमने अलग अलग तरह के यहाँ पे एनिमल्स, जैसे कि हमने देखा जो फिश होती हैं उसमें गिल्स के थ्रू, और गिल्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। बाकी यहाँ पे जो एम्फीबिया होता है उसमें स्किन के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू, लंग्स के थ्रू, यानी उनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि वो पानी में है तो गिल्स के थ्रू, और टेरेस्ट्रियल पर है तो जो है वहाँ पे बकल कैविटी या स्किन या फिर लंग्स के थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। बाकी यहाँ पे हमने देखा जो इंसेक्ट होते हैं यानी कि कॉकरोच, उनमें ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू इंस्पायरेशन होगा। जो फिश और मोलस्का होते हैं इनमें क्या होता है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। बाकी जो
जो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ हैं, इनमें सिंपल डिफिजन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। जो यहाँ पे हमारा क्या होता है, अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म होता है यानी जो केचुआ होता है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है इनके मॉइस्ट स्किन के थ्रू। तो बस आपको इतना याद रखना है किसमें किसके थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रेशर के बारे में किनका पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि किस तरह से मतलब ये हमारा थोरेसिस केज बन रहा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वर्टिब्रल कॉलम है और आगे से स्टर्नम है, और जो हमारी रिब्स है वो लैटरली इनसे अटैच हो रही हैं। और ये जो है वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से 7 पेयर अटैच हो रही डायरेक्टली, इस वजह से इनका नाम वर्टिब्रो स्टर्नल। और जो कॉर्टिलेज से अटैच हो रही 3 पेयर, उसका नाम हो गया वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। और जो डायरेक्ट ऐसे फ्लोट कर रही 2 पेयर, उसको हम बोल रहे हैं फ्लोटिंग रिब्स या फिर वर्टिब्रल रिब्स। उसके बाद हमने देखा कि जो मतलब रिब्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में होता है इंटरकॉस्टल मसल। और जो एक्सटर्नली मूव कराएगी, जो एक्सटर्नली मूव कराएगी इंटरकॉस्टल मसल, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी मसल। क्योंकि जब वो बाहर की तरफ मूव कराएगी, अंदर का जगह बढ़ जाएगा, जगह बढ़ जाएगा यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो प्रेशर घट जाएगा यानी हवा अंदर आएगी। और उसी का अपोजिट कर दो एक्सपायरेशन। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली और मैंने आपको जो है फास्ट फॉरवर्ड में सब कुछ रिवाइज भी करा दिया। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी अच्छी तरह से। तो चलो इसको यहीं तक जो है फिनिश करते हैं। आगे जो है हम डिस्कस करेंगे क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप ये मत सोचना कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यही जो है हमारे पूरे चैप्टर का बेस है। ये जो इंटरकॉस्टल मसल हैं, रिब्स हैं, स्टर्नम है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, पूरे चैप्टर का बेस हैं। अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया आज का लेक्चर, तो आगे सब कुछ ही समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।